Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about resilient democracies statement. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो देखिए, आप सबको तो पता ही है कि G7 समिट की मीटिंग चल रही थी 26 से लेकर के 28 जून तक. इट इज़ बीइंग हेल्ड इन जर्मनी एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इनटू दैट. इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था. तो G7 समिट के दौरान एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है मेंबर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उन्होंने मिल करके. वो स्टेटमेंट है रिजिलियंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट. तो दिस स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट. तो दुनिया भर में कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, ऑथोरिटेरियन रिजीम्स हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया या चाइना, who put a lot of restrictions over freedom of expression and opinion of their own citizens. तो उसको कंडेम करते हुए विदाउट टेकिंग नेम ऑफ एनी कंट्री, बट इस तरह के ऑथोरिटेरियन रिजीम्स को कंडेम करते हुए ये रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट रिलीज़ किया है G7 समिट के पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स ने. एंड विद दिस स्टेटमेंट दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर कमिटमेंट टू गार्ड द फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टर्स. तो अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं समाज में उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मेंटेन करने के लिए इन्होंने कमिटमेंट किया है. एंड एज आई सेड, दिस स्टेटमेंट एम्स एट प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फॉर्मेट. ऑनलाइन मोड में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कर्टेल करता है चाइना. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफन सेड कि चाइना इज़ नोन फॉर 2 वॉल्स. एक तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो फिजिकल बाउंड्री है. अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ग्रेट फायर वॉल. ग्रेट फायर वॉल मीन्स साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ यूज्ड बाय चाइना टू curtail the freedom of speech and expression of their own citizen and their ability to communicate with people across the world. अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसका बस नाम आपको याद रखना है. कभी डेमोक्रेसी पे कोई आप ऐसे लिख रहे हो या आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं. कभी इंटरनेशनल रिलेशंस में आप जिक्र कर रहे हो, चाइना को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली G7 मेंबर्स, पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स रिलीज दिस स्टेटमेंट, रिजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट. उसके अलावा प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है. तो इस स्टेटमेंट में और भी कई सारी बातें की गई कि द मेंबर कंट्रीज विल इंश्योर फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, ओपन, फ्री एंड ग्लोबल, इंटर ऑपरेबल, रिलायबल, सिक्योर इंटरनेट. तो इंटरनेट समटाइम्स बिकम्स a questionable medium of communication because it also sometimes act as a method or means of siphoning informations or data theft. तो इस कारण से इंटरनेट के कभी कभार राइट टू प्राइवेसी भी ब्रीच होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने पे भी फोकस करा जाएगा, ऐसा इन कंट्रीज़ ने कहा है. साइबर रिजिलियंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा. सो ऑल सच थिंग्स हैव बीन टॉक्ड ऑन सच प्लेटफॉर्म. आप बस ये स्टेटमेंट याद रखना, रिजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about Niti Aayog's report on gig economy. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. Gig economy क्या है पहले इसको समझते हैं. It's a free market system of labor market characterized by contract jobs as opposed to permanent jobs. सरल भाषा में कहें तो गिग इकॉनमी वो इकॉनमी है जिसमें जो ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ किसी परमानेंट नेचर के से जुड़े हुए नहीं हैं. दे आर नॉट इंगेज इन टू एनी काइंड ऑफ परमानेंट जॉब. they are mostly into a contractual work and they are working as a freelance worker. For example, स्विगी के हमारे डिलीवरी पार्टनर या ओला कैब ड्राइवर्स,
So they will be considered as part of gig economy. Gig economy is on the rise in recent time. It is mainly because of rise of so many digital platforms. So gig economy is mainly rising because of platform economy. Platform economy refers to that commerce platform which mostly uses the digital platforms business model. तो आई होप आपको पता ही है Ola, Uber, Swiggy, Zomato, they can be considered as platform economy. And these platform economies, why they are considered as platform economy? Because they are working on app platforms, digital app platforms. And these platform economies have become a source for rise of gig economy. Gig economy where most of the workers are engaged into contractual format, where they have their own freedom, they are acting in a freelance manner, and they are not engaged into any kind of permanent nature or permanent job. So gig economy helps us in having cheaper or more efficient services. तो फॉर एग्जांपल ऊबर, एयरबीएनबी. ऊबर पहले आप देखिए, पहले जब आप टैक्सी ड्राइवर्स को हायर करते थे तो यू हैड टू गो इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल सम सॉर्ट ऑफ बार्गेनिंग. उस केस में भी यू कुड नॉट गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज. बट नाउ विथ ऊबर, ओला, यू गेट गुड बेटर सर्विसेज विदाउट एनी सच काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और नेगोशिएशंस. अभी करंट न्यूज़ ये है कि बिकॉज ऑफ राइज ऑफ सो मैनी प्लेटफॉर्म्स, ऐप प्लेटफॉर्म्स, गिग इकॉनमी इज ऑन द राइज, स्पेशली इन इंडिया. वर्ल्ड कंट्रीज बाकी सब जगह तो हैं ही, लेकिन इंडिया के अंदर भी गिग इकॉनमी इज वेरी मच ऑन द राइज. And as per a new estimate, about 56% of the new employment being generated in India belongs to gig economy, either in blue collar or white collar jobs. तो जो भी वाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब्स हैं ज़्यादातर उसमें गिग इकॉनमी के ही 56% जॉब जो है वो गिग इकॉनमी को ही बिलोंग करते हैं. एक बार ये ब्लू कॉलर वाइट कॉलर जॉब्स क्या होते हैं उनको ज़रा हम लोग देख लेते हैं. ब्लू कॉलर जॉब्स मतलब दोज हु वर्क एज मैनुअल लेबरर्स. तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो लोग काम करते हैं वर्कर्स की तरह, दे आर नोन एज ब्लू कॉलर वर्कर्स. वाइट कॉलर वर्कर्स, दे आर नोन एज सैलरीड प्रोफेशनल्स और पीपल हु जनरली गो टू ऑफिस वर्क, सम डेस्क एक्टिविटीज़. तो इनको हम लोग कहते हैं वाइट कॉलर वर्कर. गोल्ड कॉलर वर्कर्स उनको कहते हैं दोज हु आर हाईली स्किल्ड पीपल. फॉर एग्जांपल लॉयर्स, डॉक्टर, रिसर्च साइंटिस्ट, दे आर नोन एज गोल्ड कॉलर. ग्रे कॉलर वर्कर्स, it refers to a balance of employed people not classified as white or blue collar. For example फायर फाइटर या पुलिस ऑफिसर्स, ये सब ना वाइट में आएंगे ना ब्लू में आएंगे, ना क्योंकि पूरी तरह से ना ये लोग मैनुअल काम करते हैं ना ही ये पूरी तरह से डेस्क काम करते हैं. फॉर एग्जांपल फायर फाइटर्स या पुलिस ऑफिसर्स, सो दे विल कम अंडर ग्रे कॉलर. ग्रीन कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो इन्वायरमेंटल फील्ड में काम करते हैं. Pink collar workers are those who are mainly engaged into such activities which are considered to be suited for women. For example, nurses and all. Pink collar workers are generally low paid. Scarlet collar workers are those who are engaged into pornography industry. Red collar worker are government workers of all types. And open collar worker is the worker who work from home. उसको हम लोग कहते हैं ओपन कॉलर वर्कर. तो आजकल वर्क फ्रॉम होम इज स्पेशली ऑन द राइज, हु आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. चलिए करंट मुद्दे पे आते हैं. 56% ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट गेटिंग जनरेटेड इन इंडिया इज थ्रू गिग इकॉनमी. और इसी कारण से नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है गिग इकॉनमी पे, इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकॉनमी पे. नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें नीति आयोग ने कहा है कि मोर देन 75 लाख वर्कर्स या 7.5 मिलियन वर्कर्स आर एंगेज इन टू गिग इकॉनमी एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 2 करोड़ 35 लाख यानी कि 23.5 मिलियंस इन नेक्स्ट 8 years. In fact, about 4% of India's workforce will belong to gig economy. At present, about 47% of the gig workers are engaged into medium skilled jobs like drivers and all, 22% in high skilled jobs like software engineers, and 31% are engaged into very low skilled jobs like maid etc. अभी नीति आयोग ने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं गिग इकॉनमी के वर्कर्स के लिए? नीति आयोग ने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं गिग इकॉनमी में इंगेज्ड वर्कर्स के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, वो जरा देखते हैं. तो सबसे पहले नीति आयोग ने वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो गिग इकॉनमी को प्रमोट कर रहे हैं उनको टैक्स इंसेंटिव, सरकार को इस तरह के नीति आयोग ने सजेशंस दिए हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे ओला, ऊबर जो प्लेटफॉर्म इकॉनमीज हैं उनको टैक्स बेनिफिट्स दिए जाए, टैक्स ब्रेक्स दिए जाए इफ़ दे प्रमोट विमेन या फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन.
तो देखिए फिर से मैं समझाता हूँ। नीति आयोग ने कहा है कि देखिए वैसे भी गिग इकॉनमी इज़ ऑन द राइज, गिग इकॉनमी इज़ नाउ क्रिएटिंग मोस्ट नंबर ऑफ जॉब्स, मोर देन 50% ऑफ जॉब्स। तो अब इसमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो ऑलरेडी काफ़ी कम है, 25% के आसपास है, उसको बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने सजेस्ट किया सरकार को कि वो सारे प्लेटफॉर्म इकोनॉमीज या गिग इकोनॉमीज अगर वो अपने अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं, यानी इफ दे टेक इट बियॉन्ड 30%, देन सच ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन टैक्स बेनिफिट्स। इसी तरीके का इनिशिएटिव नीति आयोग ने उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लाने के लिए दिया है जो पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हायर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस which are working in the field of gig economy, they should also be given tax benefits and other advantages provided by government. उसके अलावा जो मेन इशू है गिग इकॉनमी वर्कर्स का वो है सोशल सिक्योरिटी नेट। गिग इकॉनमी के वर्कर्स को ना ही कोई पेंशन मिलता है, ना ही कोई उनके रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, ना ही कोई ग्रेच्युटी फंड होता है, ना ही प्रोविडेंट फंड के कोई बेनिफिट्स हैं, ना ही कोई इंश्योरेंस का बेनिफिट है। तो अब चूँकि गिग इकॉनमी के वर्कर्स दे आर मोस्टली ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, तो दे डू नॉट रिसीव बेनिफिट्स सच एज प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस दैट इज रिसीव्ड जनरली बाय रेगुलर स्टाफ। तो नीति आयोग ने सजेस्ट किया है कि ऐसे फर्म जो ओल्ड एज या रिटायरमेंट प्लान्स या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे अपने वर्कर्स को, दोज हु आर इन द फील्ड ऑफ गिग इकॉनमी, उन वर्कर्स को भी अगर ये बेनिफिट्स वो प्रोवाइड करेंगे तो ऐसे फर्म्स को सरकार को टैक्स बेनिफिट्स वगैरह देना चाहिए, ताकि गिग इकॉनमी के वर्कर्स की भी सोशल सिक्योरिटी नेट को स्ट्रेंथन किया जा सके। सो ये सब कुछ बातें आपको याद रखनी है अबाउट गिग इकॉनमी, कि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन गिग इकॉनमी आर नॉट are supported with many of the social security benefits, so such workers should be helped, and those organizations who will support their workers, even gig economy workers with such social security benefits, should be given more and more tax benefits. नीति आयोग ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में क्या कहा है अपने इस रिपोर्ट में? नीति आयोग ने कहा है कि with gig and platform economies the companies have created employment opportunities. They are frequently, but the challenge is that they are frequently marred by low wages, unequal gender participation and lack of opportunities for advancement within an organization. तो बोल रहे हैं इस तरह का कंक्लूजन आपको भी लिखना है, याद रखना अगर गिग इकॉनमी पे सवाल आता है तो। नीति आयोग ने कहा है कि गिग इकॉनमी ने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में मदद तो की है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम गिग इकॉनमी हैज़ लेड टू लेस पेड जॉब्स या लो पेड जॉब्स, अनइक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन यानी कि जेंडर गैप को बढ़ाया है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गिग वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो गिग वर्कर्स का डेवलपमेंट या प्रमोशन को लेकर के कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन सब कारणों से गिग इकॉनमी ने 2 नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज़ बनाए हैं, येट गिग इकॉनमीज आर फेसिंग protests in companies like Swiggy, Zomato, Ola, Uber, urban company. We have seen many protests by the gig workers. So, and that is how these gig platforms या gig organizations should focus on these factors in order to avoid future protests. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जीएसटी काउंसिल. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए आप सबको तो पता ही है कि जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म रिजीम है, इट वाज ब्रॉट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. So 102nd Constitutional Amendment Bill, which actually resulted into 101st Constitutional Amendment Act, was passed in 2016. और उसके बाद चूँकि ये एक ऐसा बिल था जिसमें स्टेट्स के रेटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड थे, since it is considered, this bill was considered to have federal nature, and that is why this law came into enforcement only after the 15 states of India ratified it. And then President of India gave his assent, and then GST came into enforcement. GST is an indirect tax reform system. कल ही इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे. तो GST के अंदर एक important body है, वो है GST Council. GST Council is a constitutional body set up under Article 279 subclause A(1). And GST Council is a joint forum between center and state, and it is set up by the President of India. तो GST Council के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एट द सेंटर इज़ द अनदर मेंबर फ्रॉम द सेंटर इन जीएसटी काउंसिल. उसके अलावा
द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स या एनी अदर मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटेड नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन हो गई और स्टेट के तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर्स उनके मेंबर हो जाते हैं। इस तरह से जीएसटी काउंसिल बन जाती है। जीएसटी काउंसिल का मुख्य काम ही है कि जीएसटी रिजीम्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेज लाने हैं, मान लीजिए किसी आइटम को 12% के स्लैब से हटा के 18 पे लाना है, किसी पे सेस घटाना है, कुछ भी चेंजेस लाने हैं जीएसटी के नॉर्म्स में, तो दैट डिसीजन इज टेकन बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझ लो। अकेले सेंटर का जो वोटिंग राइट है दैट इज 33.3%, मीन्स सेंटर का वोट अकेला 33.3% काउंट होता है। बाकी सारे स्टेट्स का वोट मिला करके 66.66% यानी कि 2/3 काउंट होता है। स्टेट का जो वोट है यानी कि हर स्टेट का वोट बराबर में है, ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि बड़ा स्टेट का वोट शेयर ज़्यादा होगा, छोटा का वोट शेयर ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ हाउ सारे स्टेट्स का वोट मिला करके 66.66 होता है और वन पर्टिकुलर स्टेट का फिर वोटिंग शेयर होगा 2.15%। तो सेंटर रिक्वायर्स सपोर्ट ऑफ 20 स्टेट्स टू क्लियर इट्स प्रपोजल फॉर जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल में सेंटर ने अपना खुद का वोट दे दिया, उसके अलावा उसको टोटल 75% वोट येस फेवर में चाहिए इफ़ एनी रिजोल्यूशन हैज़ टू बी पास। तो कोई भी रिजोल्यूशन अगर प्रपोज किया जाता है तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, इट मस्ट गेट सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 75% वोट्स, तभी जाकर के वो रिजोल्यूशन एक्सेप्ट होता है और पास हो पाता है। तो इसी कारण से सेंटर का खुद का वोट और बाकी 20 स्टेट्स अगर उसको सपोर्ट कर दें, 20 मल्टीप्लाइड विद 2.15 तो निकल करके आ जाता है टोटल 75% और वो बात एक्सेप्ट हो जाती है। अभी करंट न्यूज़ ये है कि जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग चल रही है चंडीगढ़ में और ये जो मीटिंग है इट मार्क्स 5 ईयर ऑफ जीएसटी सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन होगा, वो मुद्दे हैं एक्सटेंशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन टू द स्टेट्स। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि भारत सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 2015-16 में जो भी बेस रेवेन्यू जनरेट किया है अलग अलग स्टेट्स ने थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, उससे 14% उनको इंक्रीज करके रेवेन्यू जनरेट होगा आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। और अगर इतना नहीं हो पाता है देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कंपनसेट फॉर दैट। और उसको कंपनसेट करने के लिए भारत सरकार एक अलग से कानून लेकर के आई, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट। इसके मदद से उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन सेस इंट्रोड्यूस किया और इस जीएसटी कंपनसेशन सेस से जो भी पैसा जनरेट होता है दैट मूव्स टू जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड, और जिस भी स्टेट को फिर शॉर्टफॉल होता है उसको जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड से कंपनसेट किया जाता है। सो कल मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस 2026 तक लगेगा, मीन्स द सेस विल अप्लाई टिल 2026, लेकिन द कंपनसेशन टू द स्टेट्स विल बी डन ओनली टिल द ईयर 2022। देखिए हुआ क्या है कि कोविड के बाद से जीएसटी कंपनसेशन फंड में फंड की कमी हो गई थी। इस कारण से भारत सरकार ने फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 जो जीएसटी कंपनसेशन में जीएसटी में जो शॉर्टफॉल हुआ था उसके लिए स्टेट्स को अभी तक मेकअप किया नहीं है, कंपनसेट किया नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा 2026 तक, लेकिन जीएसटी के लिए स्टेट्स को कंपनसेशन सिर्फ 2022 तक किया जाएगा, क्योंकि 2021 और 22 ये जो 2 साल हैं, इस साल में जो स्टेट्स का शॉर्टफॉल हुआ उनके रेवेन्यू में उसको अभी तक भारत सरकार ने कंपनसेट नहीं किया है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए आगे भी जीएसटी कंपनसेशन सेस चलता रहेगा, जिसके मदद से 2020-21 और 21-22 के साल में जो भी शॉर्टफॉल है उसको भारत सरकार मेकअप करेगी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। द जीएसटी कंपनसेशन सेस विल कंटिन्यू टिल 2026, बट जीएसटी कंपनसेशन टू द स्टेट्स फॉर द शॉर्टफॉल विल एंड विथ एंड ऑफ दिस ईयर 2022। अब यही इसी पे डिस्कशन हो रहा है इस 47 जीएसटी काउंसिल में। स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि जीएसटी कंपनसेशन सेस के अलावा स्टेट्स को जो कंपनसेशन मिलने वाला था वो 2022 से बढ़ा करके 2026 तक कर दिया जाए। उसके अलावा कुछ स्टेट्स तो ऐसे भी हैं जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह, वो कह रहे हैं कि जीएसटी के अंदर जो एसजीएसटी और सीजीएसटी बराबर बराबर बढ़ता है 50-50%, उस फॉर्मूले को ट्वीक कर दिया जाए और स्टेट का जो शेयर है वो 70-80% तक कर दिया जाए, सेंटर का शेयर जो है वो घटा करके 20-30% कर दिया जाए। तो आई होप दिस आइडिया इज़ क्लियर।
इसी पे आपको मुख्य समझना है। जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवाई हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2026 बट स्टेट्स विल बी कंपनसेटेड ओनली टिल 2022। एक और नई चीज़ हुई है इस बार, ये जीएसटी काउंसिल मीट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में एक फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एज पर आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी। और इसका मतलब ये है कि डिसीजंस टेकन इन द जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट। ये काफ़ी फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज वाले जजमेंट दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि जीएसटी काउंसिल में जो भी फैसला लिया जाएगा इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स। स्टेट्स लाइक केरला एंड तमिलनाडु आर हैप्पी अबाउट इट। दे से कि नाउ अच्छी बात है, अब जीएसटी काउंसिल की मदद से भारत सरकार स्टेट्स के फिजिकल राइट्स को सप्रेस नहीं कर पाएगी। बट एक और इसमें खतरा भी है। एक तरफ माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल पे ये जो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इससे स्टेट्स के लिए उनकी जो फिजिकल फ्रीडम है वो बढ़ जाएगी। बट एट द सेम टाइम इट इज़ बिलीव्ड कि स्टेट्स को इतना ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है कि इट में लीड टू मोर कन्फ्रंटेशन इन द फ्यूचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड इट में लीड टू कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुख्य बेसिक डेफिनेशन है कि लैक ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल टू इंडिविजुअल। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स लैक ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। बट अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखा जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन का, तो कोई भी इंसान फाइनेंशियली इंक्लूडेड है कि नहीं उसको देखने के लिए देयर आर 5 to 6 कंपोनेंट्स। मतलब दैट पर्सन शुड हैव वन फंक्शनल बैंक अकाउंट, दैट टू नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट। उसमें कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होना चाहिए कि मिनिमम बैलेंस एंड ऑल। सेविंग्स के उसके पास ऑप्शंस होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट एंड पेंशन के। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक थोड़ा बहुत लोन लेने का फैसिलिटी होना चाहिए। रेमिटेंस का फैसिलिटी होना चाहिए, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर पैसा भेजने का फैसिलिटी होना चाहिए। माइक्रो इंश्योरेंस हो, थोड़ा बहुत लाइफ या नॉन लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्शन होना चाहिए। पेंशन का ऑप्शन होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन अगर किसी इंसान के पास हैं तो हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज़ फाइनेंशियली इंक्लूडेड। अभी अगर बात की जाए, एक हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। वैसे तो ये रिपोर्ट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ किया, इसलिए इस रिपोर्ट का नाम आप कोट मत करना। बट एज पर दिस रिपोर्ट बेसिक कुछ डाटा ध्यान रखना। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर सवाल आ जाए तो आप लिख सकते हो। एज पर दिस रिपोर्ट, रूरल नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज़ हाईएस्ट अनबैंक्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। तो यानी कि रूरल एरिया जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन है एज पर दिस रिपोर्ट। तो डिपॉजिट अकाउंट्स इज़ मच लेस दैन नेशनल एवरेज। तो हमारे देश में ऑन एन एवरेज 84% पीपल हैव देयर ओन डिपॉजिट अकाउंट, बट इन आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इट इज़ मच लेस and that is further low for rural women. Less than 70% of women have their own deposit account. और men और women के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है. There is a huge gender gap, about 10 to 20% gender gap between urban and rural northeastern region. तो मतलब एक तो ऑलरेडी फाइनेंशियल इंक्लूजन लो है, उसमें से भी मेन और वीमेन के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जाए या बैंकिंग सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए. तो अगर पूरे ग्लोबल लेवल पे बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि इंडिया के अंदर, ये 2020 का डाटा है और ये IMF द्वारा रिलीज़ किया हुआ ये डाटा है, तो इट सेज़ कि इंडिया के अंदर 20% ऐसा पॉपुलेशन है वो जो फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी जिसके पास नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है. इंडिया और चाइना दोनों को मिला दिया जाए तो 32% दुनिया की ऐसी पॉपुलेशन है जो इसके पास फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी नहीं है. दुनिया के सिर्फ 25 देशों को मिला दिया जाए तो 73% ऐसे पॉपुलेशन होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है. The next article is about National Statistics Day. This topic is at best important from prelims perspective. ध्यान रहे आज 29 जून हम हमारे देश में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की तरह मना रहे हैं इन ऑर्डर टू कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट
पीसी मोहलनोबी साहब। तो पीसी मोहलनोबी साहब के बारे में आप जानते ही होंगे, इज़ फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। मोहलनोबिस मॉडल भी आपने जरूर सुन रखा होगा जब भी प्लानिंग कमीशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इनके ही जन्म दिवस पे मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाने का पर्पस है कि हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट की जाए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो 2022 का नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, इसका थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। G7 का मेंबर ऑस्ट्रेलिया नहीं है और इनमें से फिश एंड प्रोसेस्ड कैन पे GST एग्जेम्प्टेड नहीं है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। और नीति आयोग हैज़ रिप्लेस्ड ऑफ कोर्स प्लानिंग कमीशन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन